ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम विश्व के भूगोल का ए लेक्चर तीसरा है, जिसमें हम सभी लोग चर्चा करेंगे चट्टानें एवं ज्वालामुखी से जो संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है एनसीईआरटी सार संग्रह का, उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी कवर कर लिया है, और उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई, जो लोग ना देखे हों वो जा करके देख सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे कि चट्टानें एवं ज्वालामुखी। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि चट्टानों के वर्गीकरण की बात अगर करते हैं तो चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आग्नेय चट्टानें, दूसरा है अवसादी चट्टानें और तीसरा है रूपांतरित चट्टानें। यानी चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है कि जीवाश्म रहित जो चट्टानें हैं वह कौन सी होती हैं। जीवाश्म रहित अर्थात जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो ऐसी चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है, यानी कौन सी चट्टानें क्षरण होकर के, टूट करके, फूट करके या छोटी छोटी कणों में विभाजित होकर के काली मिट्टी का निर्माण करते हैं, तो वो है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें जब टूटती हैं और टूट करके बह करके आती हैं, तो ऐसे चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संपूर्ण क्रस्ट में कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत हैं। तो संपूर्ण जो जितना भी क्रस्ट का भाग है उसमें लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, और इसमें दिया हुआ आग्नेय चट्टानें के रूपांतरण से निर्मित शैलें, यानी जब आग्नेय चट्टानें का रूपांतरण होता है तो कौन से शैल का निर्माण होता है। तो जैसे ग्रेनाइट का निर्माण होता है, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट शिस्ट, ये इतनी चीजों का निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से। फिर अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से कौन सी शैल का निर्माण होता है, तो इसमें शैल से स्लेट, चूना पत्थर व डोलोमाइट, संगमरमर, बालुका पत्थर, क्वार्टजाइट, कांग्लोमरेट और क्वार्टजाइट, बिटमिन्स कोयला, ग्रेफाइट व हीरा। बिटुमिन्स कोयला से ग्रेफाइट व हीरा का निर्माण होता है। आगे कह रहा है रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से कौन सी शैल का निर्माण होता है, तो उसमें होता है स्लेट, फाइलाइट और शिस्ट, ग्रेवो और सर्पेंटाइन। ये रूपांतरित चट्टानों से जो शैल का निर्माण होता है वो आपके ये है। अगला कह रहा है कि रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो किन चट्टानों से हुई है। तो जो रूपांतरित चट्टानें बनी हैं वो आग्नेय शैल और अवसादी शैल के निर्माण से दोनों चट्टानों का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है। जो संगमरमर आपका है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है, यानी जो भी चट्टानें बनती हैं वो 8 तत्वों के मिश्रण से बनती हैं। और वो कौन कौन से तत्व हैं, ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम की बात करें तो 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम की बात करें तो 2.83%, पोटेशियम 2.61% तथा मैग्नीशियम जो है 2.09%। ये चट्टानों के निर्माण में जो है 8 प्रमुख तत्व थे, इन्हें देखा गया। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जो कठोर चट्टान है वो कौन सी है, वो रूपांतरित चट्टानों को सर्वाधिक कठोर चट्टान कहते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर ही जो मैग्मा पिघल जाता है उसे मैग्मा कहते हैं। पिघल जाता है जो पदार्थ उसे मैग्मा कहते हैं। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में लावा के जो ठोस होने से निर्मित चट्टानें होती हैं वो कौन सी चट्टानें होती हैं, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही लावा निकलता है और उद्गार होता है और वहीं अंदर ठोस का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानों के नाम से जाना जाता है।
अगला है ओजोस डेल सलाडो, एक ज्वालामुखी है और पूछ रहा है कि किस देश में है। तो ओजोस डेल सलाडो जो है ये अर्जेंटीना व चिली देश में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प जो गैस निकलती है वो किस जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसमें सबसे ज्यादा जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त और कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलती है, नाइट्रोजन NO2 निकलता है तथा हाइड्रोजन H2 आदि गैसें निकलती हैं, यानी जलवाष्प के साथ साथ। अगला पॉइंट है कि सक्रियता एक्टिविटी के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। नंबर 1, जैसे वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है, ये सक्रिय हो सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे आता है ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सबसे पहले गैस एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा की अगर बात करें तो 60 से 90% जलवाष्प होती है और अन्य जो गैसें होती हैं जैसे CO2, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख गैसें होती हैं। तो सबसे पहले गैस और जलवाष्प ये ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सबसे पहले बाहर निकलते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें कह रहा है विखंडित पदार्थ। तो विखंडित पदार्थ की अगर बात करें तो इसमें धूल एवं राख से बने चट्टाने, टुकड़े टफ, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जिसे लैपली कहते हैं और कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़ी चट्टाने जो है टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े ब्रेशिया जिसे कहा जाता है बाहर धरातल पर निकलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो लावा। लावा ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, जो उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित जो तरल पदार्थ होते हैं तो उन्हीं तरल पदार्थों को मैग्मा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा कहा, यानी जब मैग्मा धरती पर जो है निःसृत होता है। निःसृत का मतलब ये होता है जब वो उद्गार के समय फैल जाता है तो और फैलने के बाद ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। तो ये रहा लावा के बारे में। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये अम्लीय लावा है। अम्लीय लावा अम्लीय लावा को जो है अम्लीय लावा से सिलिका की अधिक मात्रा जो है पाई जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंडमान निकोबार के नारकोडम द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोडम द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है और वो पूछ रहा है किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो ये है सुषुप्त ज्वालामुखी, कभी भी फट सकता है या कभी भी उसमें उद्गार हो सकता है। अगला पॉइंट है माउंट किलिमंजारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया। माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो माउंट किलिमंजारो एक शांत ज्वालामुखी है और ये ध्यान रखिएगा। अगला ज्वालामुखी का ये मैप है, देखिए ये बैथोलिथ, ये आपका जो है यहाँ से जैसे उद्गार होता है तो आश्रित शंकु, ये शंकु का रूप ले रहा है और ये लावा प्रवाह से जब लावा प्रवाह होता है तो ये पठार का निर्माण हुआ और ये से यहाँ से चला तो लेपोलिथ, शिल और फाइकोलिथ और लाइकोलिथ और ये आपका शिल है। तो इससे ज्वालामुखी ये उद्गार होता है यहाँ चोटी से। आगे देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायु है जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला पॉइंट पूछ रहा है कि हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो
हमारे सौरमंडल में ज्ञात अब तक का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलंपस मांस है, और जो मंगल ग्रह पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। फिर पूछ रहा है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार आरओ और पीसीएस में भी पूछा गया है। तो ये है माउंट स्ट्राम्बोली। माउंट स्ट्राम्बोली जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। आगे कह रहा है कि माउंट पर्वत पर, यानी ज्वालामुखी पर्वत पर माउंट सेंट हेलेंस स्थित है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है माउंट किलिमंजारो है। और माउंट किलिमंजारो पूछ रहा है कि किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात कह रहा है कि माउंट अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है माउना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछ लेता है कि माउना लोआ कैसा ज्वालामुखी है? तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये पूछ रहा है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हवाई द्वीप समूह, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो माउंट एरबुस है। माउंट एरबुस जो कि इरेबस के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है ईरान, ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी हैं और उनके नाम पूछ रहा है। कई बार ये पूछा गया कि देवबंद व कोह सुल्तान, देवबंद व कोह सुल्तान ये जो ज्वालामुखी है किस देश में है? ईरान में है। या देवबंद व कोह सुल्तान कैसे ज्वालामुखी है? तो ये मृत ज्वालामुखी है। तो सवाल घुमा पर करके भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यूरेशिया, यूरेशियन जो प्लेट है, अफ्रीका व इंडियन प्लेट के मध्य महाद्वीपीय पेटी जो ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ज्वालामुखी शंख के ऊपर मिलने वाली जो कीपाकार गर्तनुमा आकृति है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रेटर के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर, हुड, शास्ता ये किस ज्वालामुखी श्रेणी के उदाहरण है? तो ये है मिश्रित ज्वालामुखी शंख के उदाहरण है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग देख लेते हैं, नाम और देश और ऊंचाई। सक्रिय ज्वालामुखी की बात हो रही है। कोटोपैक्सी जो विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी ये इक्वेडोर देश में है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 5897 मीटर है। फिर आता है अगला जो है क्लूचेवस्काया, ये जो सक्रिय ज्वालामुखी ये रूस देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें 4688 मीटर। फिर वेनग्रेल पर्वत जो ज्वालामुखी अलास्का देश में पड़ता है, जो कि अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4317 मीटर है। कैमरून ज्वालामुखी जो है ये कैमरून देश में है, इसकी ऊंचाई 4070 मीटर है। इरेबस जो ज्वालामुखी है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है, अंटार्कटिका में स्थित है, और इसकी अगर बात करें कि ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 3795 मीटर है। और अगला है निरागोनगो, निरागोनगो ज्वालामुखी ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें 3470 मीटर है। इलियामना ज्वालामुखी ये अलेतुआन श्रेणी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई की बात करें 3053 मीटर है। एटना ज्वालामुखी ये सिसिली इटली में स्थित है, बहुत बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, और इसकी ऊंचाई की बात करें 3340 मीटर। माउंट बेकर ज्वालामुखी ये कास्केड श्रेणी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई की बात करें 3285 मीटर है। चिल्लन ज्वालामुखी ये चिली देश में है और 3200 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला पॉइंट माउंट न्यामुरागिरा जो ज्वालामुखी है कांगो देश में है और इसकी ऊंचाई 3090 मीटर है। अगला है बिल्ला रिका ज्वालामुखी ये चिली देश में है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 2842 मीटर है। माउंट रोहापेहू जो ज्वालामुखी है ये न्यूजीलैंड का ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई 2797 मीटर है।
पोरक ज्वालामुखी ये मैक्सिको में है, इसकी ऊंचाई 2800 मीटर है। असामा ज्वालामुखी ये जापान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2540 मीटर है। सेंट हेलेंस पर्वत ज्वालामुखी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी ऊंचाई 2530 मीटर है। अगला देखते हैं नाहरु होए, ये जो ज्वालामुखी है न्यूजीलैंड में है, इसकी ऊंचाई 2291 है। और हावला ज्वालामुखी ये आइसलैंड जो है देश में है और इसकी ऊंचाई 1491 मीटर है। विस्वियस ज्वालामुखी ये इटली में, विस्वियस भी कई बार पूछा गया है, ये नेपल्स की खाड़ी में स्थित है और 1277 मीटर इसकी ऊंचाई है। किलायु ज्वालामुखी ये हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी जो ऊंचाई है तो 1225 मीटर है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये इटली में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लिपारी द्वीप और भूमध्य सागर पर स्थित है और 925 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, क्योंकि हम लोग इसका फास्ट डिवीजन चल रहा है और इसके साथ साथ एमसीक्यू भी आएंगे, जो जो टॉपिक कवर होते जाएंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके एमसीक्यू भी मिलते रहेंगे, ताकि आप लोग इधर एनसीईआरटी कवर करें और उधर अपने आप को आंकिए कि कितना हम सही कर पा रहे हैं, क्या क्या सही हो रहा है, हमारा कौन कौन सा पोर्शन वीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, वो है कोटोपैक्सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामों में कोटोपैक्सी पूछा गया है। फिर आता है ज्वालामुखियों का मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो ये 4 भागों में किया गया है मेखलाबद्ध वर्गीकरण, और इन चारों भागों को देखते हैं। कह रहा है कि ज्वालामुखी जो मेखलाएं हैं, पहला है प्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, और चौथा है अंतरा प्लेटीय ज्वालामुखी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो जो क्षारीय लावा है उसको, क्षारीय लावा शंकु को शील्ड शंकु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका तीसरा लेक्चर था जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2 लेक्चर, 2 टॉपिक मतलब 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये तीसरा है। और वीडियो को आप लोग वॉच करें, और वॉच करने के बाद में जो क्वेश्चन अब एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, वो जो चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, जो जो टॉपिक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी जो आपका बेसिक है इसको आप कवर कर लें, और उसके साथ साथ फिर उसके बाद आप एमसीक्यू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।